प्यारे साथियों, देखिए एक चीज समझिए। दो दोस्त हैं ए और बी। ठीक, दो दोस्त हैं, कौन कौन? ए और बी। अब इसमें जो ए है वो बहुत क्या है? अमीर है। ए क्या है? ए बहुत अमीर है। और जो बी है वो बहुत क्या है? गरीब है। अब ऐसा हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया ए और बी के बीच में। और झगड़ा इस कदर हो गया कि ए ने बी के साथ मारपीट कर दी। ए ने बी के साथ मारपीट कर दी और मारपीट इस कदर कर दी कि बी की क्या हो गई? बी की हत्या हो गई, यानी कि बी की मृत्यु हो गई। बी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ए ने इस कदर मारपीट की कि बी की मृत्यु हो गई। यहां ए क्या है? ए अमीर है और बी गरीब है। यानी कि अमीर ने इस कदर मारपीट करी अपने पैसे के नशे में चूर होकर कि बी की मृत्यु हो जाती है। अब सेम दूसरी कंडीशन ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर भी दो दोस्त हैं ए और बी। ठीक, ए और बी। अब यहां पर हुआ क्या कि पहली कंडीशन में ए अमीर था, लेकिन इस कंडीशन में ए गरीब है। और यहां अमीर और बी क्या है? बी अमीर है, यानी कि मालदार है। और मालदारी की अमीरी की मैं बात करता हूं तो ऐसे समझ लीजिए कि बहुत पैसा है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास है। किसके पास? अमीर के पास, ए के पास और यहां बी के पास। और गरीबी की बात ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब यही है, कौन? बी और ए, दोनों कंडीशन में। अब होता क्या है, पहली कंडीशन में अमीर का झगड़ा हुआ गरीब के साथ, तो अमीर ने पैसे के नशे में चूर होकर क्या कर दिया? बी की हत्या कर दी, यानी बी की मृत्यु हो जाती है। अब सेम दूसरी कंडीशन में ऐसा हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया। अब ए और बी के बीच में, यहां जो ए है वो पैसे से तो मालदार नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर पावर इतनी है कि उसने अपने पावर की, यानी कि बॉडी के अंदर जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, उसके ताकत के हिसाब से क्या कर दिया? ए ने बी की क्या कर दी? हत्या कर दी। झगड़ा हुआ ए और बी के बीच में। यहां क्या? इसके पास, गरीब के पास ताकत है, पैसा नहीं है लेकिन ताकत है। और बी क्या है? बी के पास पैसा बहुत है लेकिन वो क्या है? शारीरिक रूप से कमजोर है। ठीक है, अब यहां क्या हो जाता है? इसकी हत्या हो जाती है, यानी कि बी की मृत्यु हो जाती है। दो कंडीशन आपके सामने है, एक में ए अमीर है और दूसरे में ए क्या है? गरीब है। अब इन दोनों कंडीशन में होता क्या है कि जब हत्या हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत क्या हो जाता है? 302 के तहत आईपीसी की धारा है, कौन सी? 302। आईपीसी की धारा है 302 के तहत मुकदमा हो जाता है दोनों पर। कहां? इस अमीर के ऊपर भी और इस गरीब के ऊपर भी। मेरे कहने का और समझाने का तात्पर्य यह है, आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, उसमें कहता है विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान समानता। ठीक, और दूसरा ही पॉइंट उसमें दिया गया है कि विधि के समान संरक्षण, यानी कि मैं आपको आर्टिकल 14 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उसको अच्छे से समझना। हुआ क्या, दोनों ही कंडीशन में क्या हो गए? दोनों ही कंडीशन में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा हो गया। किस पे? ए पे। और यहां किस पे होगा? यहां भी ए पे, यानी कि अमीर पे भी और गरीब पे भी। यानी कि हुआ क्या? हुआ ये कि कोई भेदभाव नहीं हुआ, अमीर पे भी वही मुकदमा हुआ और क्या, गरीब पर भी वही मुकदमा हुआ, दोनों पे कोई भेदभाव नहीं हुआ और आईपीसी की धारा 302 के तहत क्या हो गया? मुकदमा हो गया। अब इतना समझिए, ये क्या अनुच्छेद, या चलो यहां लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 14 को मैं समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूं, यानी कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखिए कैसे, समानता मतलब समान, दोनों के लिए समान है। अमीर के लिए भी कानून समान है भारत के अंदर और गरीब के लिए भी कानून समान है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अपवाद भी होते हैं। तो उन अपवादों को देख लीजिए कि अपवाद कैसे। देखिए, बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा आज के बाद, आपका आर्टिकल 14 में कोई भी डाउट नहीं बचाएगा। देखिए अपवाद, अपवाद दो तरह से है। एक आपने देखा होगा, जब अगर आप भारत में के अगर निवासी हैं, भारत के निवासी हैं और भारत में घूमते होंगे तो दिल्ली भी गए होंगे, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली में आपने दूतावास भी देखे होंगे, यानी कि जो हमारे मित्र देश हैं वो मित्र देशों के, यानी कि जिनसे हमारा संपर्क है, उनके दूतावास भी बने हुए हैं। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर।
ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या बने हुए, दूतावास बने हुए। अब उन दूतावासों में जो दूत होते हैं, यानी कि विदेशी जो वहां रहते हैं दूत में, ठीक है, राजदूत जिनको बोलते हैं, तो मतलब बाहरी विदेशी राजदूत, अपवाद समझिए, विदेशी राजदूत जो भारत में रहते हैं, एक वो, और पहला तो अपवाद ये हो गया, और दूसरा अपवाद है भारत के क्या, राष्ट्रपति, और कौन, राज्यपाल, राज्यपाल किसके, राज्यों के। ठीक, अब देखिए अपवाद, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समान समानता, विधि के समान समानता या विधि के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 की नजरों में सभी एक समान है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना किसी धर्म जाति, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 14 का मतलब है यानी कि सभी समान है। लेकिन अपवाद है, अब देखिए यहां भारत का कोई राजदूत, मतलब भारत में कोई राजदूत है, कोई विदेशी है, और वो भारत के अंदर अपराध कर देता है, तो क्या भारत की जो हमारी आईपीसी है, आईपीसी के तहत ही मुकदमा इसमें चलाया जाएगा? नहीं चला जाएगा, ये अपवाद है। ठीक, दूसरा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं और इसमें राज्यों के जो राज्यपाल हैं, क्या अगर ये कोई अपने पद पर रहते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल कब होंगे, जब अपने पद पर होंगे, अगर इस पर रहते हुए ये कोई अपराध कर देते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, गाली गुप्तार हो जाती है किसी के साथ में, या फिर ये कोई मर्डर कर देते हैं, ठीक है, अगर ये सब कर देते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि इन पर मुकदमा होगा इन पे? ठीक है, तो ये भी एक अपवाद है कि भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यों के राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं तब तक उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, यानी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये अपवाद है। जबकि होता क्या है, कोई भी अगर व्यक्ति है, चाहे अमीर है या गरीब है, भारत के अंदर कोई अपराध कर देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन अपवाद यहां क्या है, विदेशी राजदूत जो भारत में रह रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन पर अगर ये अपराध भी कर देते हैं तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत का में जो राजदूत रहते हैं उन पर कार्रवाई कहां होगी, जिस देश के हैं उसके कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, ठीक है, लेकिन भारत में नहीं होगी, उनके वहीं पर होगी। ठीक, और दूसरा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनको छूट क्यों दी गई है? इनको छूट इसलिए दी गई है कि ये बहुत ही बड़ा सम्मानजनक पद है, भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रथम नागरिक भारत का, किसी राज्य का राज्यपाल यानी कि उस राज्य का प्रथम व्यक्ति, ठीक है, इनके पद की गरिमा को देखते हुए, इनके पद को देखते हुए इनको छूट दी गई है, यानी कि जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ना तो इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा, ना इनकी गिरफ्तारी हो सकती, ठीक है, और कोई भी केस इन पर ना चलाया जा सकता है, और ना ही कोई केस इनके लिए एक्टिव रखा जा सकता है। यानी कि सपोज करो कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, जैसे मैं हूं, मैंने अभी कोई अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद कुछ समय के बाद अपराध कर दिया और मुझ पर कोई केस फाइल हो गया, मुझ पर कोई केस हो गया, और इसके लगभग 1 से 2 महीने बाद क्या हो गया कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बन जाता हूं मैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो वो केस है उस केस को समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वह व्यक्ति यानी कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन चुका हूं या किसी राज्य का राज्यपाल बन चुका हूं। तो क्या ऐसा होगा कि केस वह परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तब तक समाप्त होगा जब तक मैं अपने पद पर हूं, यानी कि भारत का जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक उस केस को समाप्त कर दिया जाएगा, या कि मैं किसी भी राज्य का राज्यपाल हूं तब तक उस केस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो वो ओपन कब होगा? जब मैं अपने राष्ट्रपति के पद से हट जाऊंगा या फिर मैं अपने राज्यपाल के पद से हट जाऊंगा, तत्काल वो क्या हो जाएगा, केस रीओपन हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया आपको? विधि के समान समानता या विधि के समक्ष समानता की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अब इसके अलावा एक चीज और समझिए, कोई भी राष्ट्रपति है या कोई भी राज्यपाल है, कोई पारिवारिक उसकी पारिवारिक जीवन भी है उनका, ठीक है, यानी कि फैमिली भी है, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, ठीक, और वाइफ भी हैं, कुछ महिला हैं तो उनके हस्बैंड भी हैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उनके परिवार में कोई झगड़ा हो जाए, संपत्ति को लेकर हो जाए, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो जाए? तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है
तो ऐसी सिचुएशन में क्या हस्बैंड कोर्ट जा सकता है, यानी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति कोर्ट जा सकते हैं, या महिला कोर्ट जा सकती है? ये संपत्ति का कोई झगड़ा हो जाए, किसके लेकर, जायदाद को लेकर झगड़ा हो जाए, क्या उस सिचुएशन में कोर्ट जा सकते हैं? तो हाँ, ये भी अपवाद है इसके अंदर, ये अपवाद के अंदर अपवाद है। अब एक चीज और समझिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि हम भारत के सभी लोगों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए हम आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार देते हैं कि सभी विधि के समक्ष समान है, यानी कि कानून की नजरों में सभी समान है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। लेकिन उसमें एक अपवाद भी दे दिया है कि भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपने पद पर हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, उन पर कोई भी केस एक्टिव नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब इसी अपवाद में भी एक अपवाद है, इसी अपवाद में भी एक अपवाद है। वो क्या अपवाद है कि कोई भी राष्ट्रपति है या फिर कोई भी राज्य का राज्यपाल है, क्या ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अपना परिवार है? ठीक है, कोई अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पुरुष है तो उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका अपना परिवार है, माँ बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, पिताजी भी हो सकते हैं, ठीक है, या अगर कोई महिला है तो उसका पति भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उनमें झगड़ा हो जाए, या फिर भाई बहन में संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो? तो ऐसी परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट जाएंगे ऐसी परिस्थिति में, अगर ऐसी बन जाए। केवल और केवल आपराधिक मामले में नहीं जाएंगे, केवल और केवल आपराधिक मामले में नहीं जाएंगे। चलो मैं लिख देता हूं, ये जो दोनों हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्या होगा? आपराधिक मामले में क्या होगा? कोर्ट नहीं जा सकते, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मामला संपत्ति का आ जाए, किसका? संपत्ति का आ जाए, या फिर विवाह से संबंधित मामला आ जाए, तो क्या होगा? कोर्ट जा सकते हैं। ये भी एक अपवाद का भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि हमने भारत के राष्ट्रपति को, राज्यपाल को छूट दे दी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनको कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, इन पे कोई केस नहीं चला जाएगा। लेकिन इसी अपवाद का भी अपवाद है कि अगर मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ है, अगर मामला कोई पारिवारिक जो है यानी कि विवाह से संबंधित है, विवाह से मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कोर्ट जा सकते हैं। ये भी अपवाद का भी अपवाद है। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, लेकिन समानता का अधिकार भी दो तरह का होता है। क्या तरह का होता है? दो तरह का होता है। अब वो देख लीजिए दो तरह का कौन कौन सा होता है। देखिए, एक होता है विधि के समक्ष समानता। किसके? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष क्या है? समानता है, यानी कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं, कानून की नजरों में सब बराबर है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ठीक है, किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कानून के नजरों में क्या है? सब समान है। पहला पॉइंट है ये समानता का अधिकार में आर्टिकल 14। और दूसरा पॉइंट कहता है विधि के समान संरक्षण। क्या कहता है? विधि के समान संरक्षण, ठीक है। ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या कि विधि के जो समक्ष समानता है, ये जो ली गई है, ये यूके से ली गई है, यूके यानी कि ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ली गई है। और विधि के समान संरक्षण जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के नजरों में, कानून की नजरों में सब समान है। अब देखिए, विधि के समान संरक्षण क्या है? विधि के समान संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब, देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए बहुत अमीर है जबकि बी क्या है? बी बहुत गरीब है। ए जब अमीर है तो उसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर बहुत सारा पैसा है तो उसके पास पैसे के बलबूते पर क्या बहुत सारे साधन हो सकते हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब ए के पास अगर पैसा है तो वो भारत के किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करा के अपनी शिक्षा ले सकता है। और अगर भारत में भी ना चाहे तो भारत के बाहर भी जा सकता है पढ़ने के लिए, और अच्छा क्या हो सकता है? वो अपना एजुकेशन ले सकता है अच्छी। जबकि बी क्या है? बी गरीब है।
बी गरीब है, और गरीब है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो क्या होगा, उसकी शिक्षा में कमी आ जाएगी, वो अशिक्षित रह जाएगा। ए के मुकाबले क्या होगा, ए के मुकाबले वो इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, लेकिन इसमें भी 2 पॉइंट दे दिया, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अब ए जो अमीर है उसके पास शिक्षा है, जो बी है वो गरीब है उसके पास शिक्षा नहीं है, तो आर्टिकल 14 इसको बराबर करेगा। बराबर कैसे करेगा, आरक्षण के आधार पर या नीति के आधार पर। कोई सरकार यानी कि कार्यपालिका कोई नीति बनाए, या फिर विधायिका कोई क्या बनाए, कोई विधि बनाए, कानून बनाए, और उसके आधार पर क्या करे, ए और बी को बराबर करे, ए और बी को बराबर करे। जबकि हम कहते हैं समानता का अधिकार, यानी कि सब समान है, लेकिन यहां क्या चल रहा है, यहां ये चल रहा है कि इनको आरक्षण देकर भेदभाव किया जा रहा है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जब आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार है, तो ये तो आरक्षण दिया जा रहा है कुछ लोगों को, आरक्षण कुछ लोगों को मतलब गरीबों को, अमीर को तो नहीं मिल रहा, अमीर को तो नहीं मिल रहा, गरीब को ही तो मिल रहा है। तो अमीर ये भी तो कह सकते हैं कि ये तो भेदभाव है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। लेकिन आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि विधि के समान संरक्षण, यानी कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको शिक्षा के लिए या उनको अमीरों के बराबर करने के लिए उनको क्या करेगा, आरक्षण दिया जाएगा, या उनके लिए कोई कानून बनाया जाएगा, या फिर उनके लिए क्या कोई नीति बनाई जाएगी। ठीक है। अब जो भेदभाव है वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। सही कैसे हो सकता है, सही ऐसे हो सकता है भेदभाव, जैसे एक कंपनी में एक छोटा कर्मचारी है जो सबसे नीचा है, और एक बहुत बड़ा कर्मचारी यानी कि उस कंपनी का हेड है। अब उस हेड को कुछ यानी कि सपोज करो उस हेड को 100 रुपये सैलरी मिल रही है, और जो सबसे छोटा कर्मचारी उसको 2 रुपये सैलरी मिल रही है, और उसके अंदर उसके जो बीच में सबसे ऊपर से और सबसे नीचे के बीच में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको 1 से अधिक मिल रही है और 10 से कम मिल रही है। तो 1 रुपये वाला ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि मुझे 1 रुपया सैलरी मिल रही है और हेड को हमारे को 10 रुपया सैलरी मिली, वो उनकी काबिलियत के आधार पर मिल रही है। यानी कि ये भेदभाव क्या है, ये तार्किक भेदभाव है, ये बिल्कुल सही भेदभाव है। लेकिन अतार्किक भेदभाव, अतार्किक यानी कि जिसका कोई तर्क ना हो, वो ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी कंपनी के 2 हेड हैं और वो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, या फिर किसी भी वो धर्म से संबंध रखते हैं, या जाति से रखते हैं, या कलर से रखते हैं, या क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और उनको क्या कर दिया जाए, एक को 10 रुपये सैलरी दी जाए और एक को 5 रुपये सैलरी दी जाए। एक ही पद पे हैं लेकिन दोनों को अलग अलग से वेतन दिया जा रहा है, तो ये अतार्किक है, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये भेदभाव गलत है। जबकि भेदभाव सही कौन सा है, सही वो है जिसमें पद के हिसाब से काबिलियत के आधार पर सैलरी मिल रही है। अगर वो इस काबिल है कि उसको 10 रुपये सैलरी दी जा रही है, यानी कि वो कंपनी का हेड है, वो कंपनी का हेड है तो उसको 10 दी जा रही है, और जो सबसे छोटा कर्मचारी है, सबसे छोटा, उसको 1 दी जा रही है, तो ये तर्क सही है। ठीक है। जबकि ये तर्क गलत है कि किसी को धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या किसी भी आधार पर उसके साथ में कोई भेदभाव किया जाता है, तो वो भेदभाव कैसा है, वो भेदभाव गलत है। जो भेदभाव होता है वो भेदभाव संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के आधार पर भी हो सकता है, या फिर राज्य द्वारा बनाई गई किसी भी नीति के आधार पर भी वो भेदभाव हो सकता है। ठीक है। और अब इसके अलावा देखिए, कोई भेदभाव है वो उचित है या फिर अनुचित है, यानी कि वो सही है या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला भारत की कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। भारत की न्यायपालिका करेगी कि ये जो भेदभाव हमारे साथ में किया गया है, ये भेदभाव सही है या गलत है। जैसे कि आरक्षण है, अब आरक्षण का मुद्दा कहां जाता है, सीधा न्यायालय में जाता है। अब जैसे 2019 में मोदी सरकार ने क्या एक ईडब्ल्यूएस के लिए संविधान संशोधन किया था, ईडब्ल्यूएस के लिए उसमें 10% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए। वो एक ऐसा तार्किक है, वो कैसा है, तार्किक है।